Hi everyone, welcome to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of third lesson of the book Vistas of Standard 12th, Journey to the End of the Earth, whose writer is Teshani Doshi. As usual, before proceeding to the explanation of the lesson, let me brief you about the writer. Teshani Doshi, जो एक इंडियन पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं, डांसर हैं, जो चेन्नई में बेस्ड हैं और इनका बर्थ हुआ 9 दिसंबर 1975 में। 2006 में इनका वर्क जो था, कौन सा वर्क? कंट्रीज ऑफ द बॉडी। इस वर्क के लिए इन्हें फॉरवर्ड प्राइज फॉर बेस्ट फर्स्ट कलेक्शन मिला। इसके बाद इनकी एक पोएट्री बुक अ गॉड एट द डोर, ये भी शॉर्टलिस्ट हुई 2021 में फॉरवर्ड प्राइज फॉर बेस्ट कलेक्शन के लिए। इसके बाद ये इलेक्ट हुई फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर 2023 में। ये जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये ट्रेवलॉग है जो जिसमें तिशानी दोशी ने डिस्क्राइब किया है उनका एक्सपीडिशन एंटार्क्टिका के लिए, जर्नी एंटार्क्टिका के लिए, और इन्होंने हाईलाइट किया है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज और अर्थ की हिस्ट्री को समझने में कितना इंपॉर्टेंस है इस कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका का। इसमें जो कुछ मेन थीम्स तिशानी दोशी ने बताए हैं वो है एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरनमेंट के बारे में लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ, प्लस ये यूथ को अर्ज कर रही है कि ये जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, ये जो ह्यूमन बीइंग्स के जो डीड्स से ये जो इकोसिस्टम हमारा इतना फ्रेजाइल हो गया है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूथ को अर्ज कर रही है। क्योंकि अभी हम एडुकेटेड हैं। ये इसमें स्ट्रेस करती हैं ह्यूमैनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू एडुकेशन और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मींस फेस टू फेस एक्सपीरियंस, वहां जाके एक्सप्लोर करना कि हम कर क्या रहे हैं और एज अ रिजल्ट हम फ्यूचर क्या बना रहे हैं, अपना भी और इस प्लैनेट का भी। So let's proceed towards the explanation of the lesson. और इस लेसन के शुरुआत में ही दिया है कि अगर इस प्लैनेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो चलो एंटार्क्टिका चलते हैं। और लास्ट में लिखा है बॉर्न वॉयज। ये ग्रीटिंग होती है अगर कोई जब जर्नी स्टार्ट कर रहा होता है, कहते हैं ना ऑल द बेस्ट लाइक दैट, तो वो होता है बॉर्न वॉयज। इन्होंने ये जो लेसन की शुरुआत की है, ये इन्होंने बताया कि अर्ली दिस ईयर मींस उस ईयर के शुरुआत में ही इन्होंने पाया कि इन्होंने एक रशियन वेसल बोर्ड की है जिसका नाम क्या है? एकेडमिक शकेल्स्की। वेसल मींस शिप। तो बीच बीच में मैं तुम लोग को ये जो फिगर है ना, ये दिखाती हुई चलूंगी जिससे लेसन थोड़ा सा क्लियर होता हुआ चले। जिन लोगों को ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है उनके लिए भी ये क्लियर हो जाएगा, राइट? तो अभी ये बोल रहे हैं कि उस रशियन वेसल में ये जो आगे बढ़ रही थी, हेडिंग टुवर्ड्स मींस आगे बढ़ रही थी, कहां बढ़ रही थी? कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे ठंडा, सबसे ड्राई, सबसे ज्यादा विंडी कॉन्टिनेंट है, कौन सा है? एंटार्क्टिका। और इनकी जो जर्नी शुरू हुई वो 13.09 डिग्रीज इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ मद्रास से शुरू हुई, और वहां तक पहुंचने की जर्नी में इन्वॉल्व क्या करता है? 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर और बहुत सारे एक्वास्फेयर। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखा दूं कि एकेडमिक शकेल्स्की क्या है और उसके बाद टाइम जोन्स ये क्या है। ये देखो, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है बेटा, ये है रशियन वेसल वो एकेडमिक शकेल्स्की जिसमें ये जा रही है यहां से, ठीक है। ये एंटार्क्टिका दिखाया है, यहाँ पे ये पेंगुइन्स वगैरह दिखाए हैं, राइट। अब जहां तक टाइम जोन्स की बात है तो ये देखो, ये टाइम जोन्स हैं इस तरीके से, ये इधर चेक पॉइंट्स हैं, ये चेक पॉइंट्स हैं। तो ये बोल रही है कि 9 टाइम जोन्स और एटलीस्ट 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज इन्होंने क्रॉस की एंटार्क्टिका जाने के लिए। देख रहे हो टाइम जोन्स क्या होते हैं बेटा? जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइम है और अमेरिका में कुछ टाइम होगा, तो ये होते हैं टाइम जोन्स की। इंडिया और अमेरिका ये डिफरेंट टाइम जोन्स है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो केप टाउन है, दुबई है, पीट है, सिंगापुर है, इस तरीके से, राइट। तो ये टाइम जोन्स है, ये चेक पॉइंट्स है नीचे देखो, ठीक है। ये इंडियन स्टेशन है, ये स्कॉट बेस है, उसके बाद बाकी और ये देखो अर्जेंटीना है, इस तरीके से ये जाएंगे चेक पॉइंट्स क्रॉस करते हुए। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द लेसन। और आगे ये बता रही है कि जब इन्होंने पहला पैर रखा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पे, तब तक ये 100 आवर्स का ट्रैवल कर चुकी थी, जिसमें कार, प्लेन और शिप से जो जर्नी है वो इंक्लूडेड था। तो जब ये वहां पहुंची तो बहुत ज्यादा रिलीव्ड फील कर रही थी क्योंकि इतना एक्सपेंसिव उसका वाइट सा लैंडस्केप था। ऑब्वियसली स्नो होगा वहां, है ना, तो वो पूरा जो लैंडस्केप था वो वाइट था और जो ब्लू होराइजन उन्हें नजर आ रहा था अनइंटरप्टेड था, कुछ नहीं था, सामने से बिल्कुल क्लियर ब्लू होराइजन नजर आ रहा था। तो इनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ थी कि अब कहीं जाके जमीन पे पैर रखेंगी, प्लस बहुत ज्यादा वंडर्ड थी ये इतनी खूबसूरत जगह देख के।
और वो जो प्रोफाउंड वंडर था वो सिर्फ इस वजह से नहीं था कि ये जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी बड़ी है, इमेंस है, प्लस पीसफुल है, आइसोलेटेड है, बट इस वजह से भी वंडर थी कि एक वक्त हुआ करता था जब ये इंडिया और एंटार्क्टिका वो एक ही लैंड मास के पार्ट हुआ करते थे। तो ये सोच के और ज्यादा वंडर थी। 650 मिलियन ईयर्स अगो एक बहुत जायंट सा सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे, जिसका नाम था गोंडवाना। ठीक है, और वो आजकल का जो एंटार्क्टिका है ना उसके ऑलमोस्ट सेंटर में एग्जिस्ट किया करता था। उन दिनों थिंग्स कंप्लीटली डिफरेंट थी, ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, सीन में अभी आए ही नहीं थे, जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा वार्म था और डिफरेंट तरीके के फ्लोरा एंड फोना ये होस्ट किया करते थे उन दिनों। ये देखो फ्लोरा एंड फोना, ये तुम लोग को फिगर नजर आ रहा होगा, है ना? ये देखो, ये है फ्लोरा एंड फोना, नजर आ रहा है फिगर? इसमें एनिमल्स और प्लांट्स हैं, ये सब मिला जुला के एक इकोसिस्टम बनता है। तो उस टाइम में कुछ फ्लोरा एंड फोना एग्जिस्ट करते थे। और अब ये गोंडवाना की बात कर रहे हैं। लेट मी जूम इट अ बिट मोर। ये देखो, यहां देखो, ये गोंडवाना है, इसमें देखो कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे। अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, इंडिया है, मेडागास्कर है, एंटार्क्टिका है, राइट? ये 400 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, राइट? फिर इसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए और क्लाइमेट चेंज होनी शुरू हो गई। ये देखो यहाँ पे फॉसिल एविडेंस भी दिखाया है, राइट? डायनासोर्स पहले हुआ करते थे, वो ग्रेजुअली वाइप आउट हुए, ठीक है? इसके बाद मैमल्स आ गए, यहाँ फॉसिल एविडेंस है। यहाँ देखो ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ये ऑलमोस्ट वैसा तुम्हें दिख रहा होगा जैसा आजकल का ग्लोब तुम देखते हो, है ना? तो ये ग्रेजुअली यहाँ पे ड्रिफ्ट हुए, कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो गए, नहीं तो पहले ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन था, ठीक है? तो ये बता रहे हैं कि पहले गोंडवाना एग्जिस्ट हुआ करता था, ये एंशिएंट ओशंस थे। इसके बाद ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, ह्यूमन बींग्स आ गए, मैमल्स आ गए, है ना? और यहाँ ये जो कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्टिंग भी हुआ, राइट? तो यहां से तुम्हें पूरा समझ में आ गया होगा कि ये बोल क्या रहे हैं। लेट्स गेट बैक टू द लेसन। तो अब वो बोल रहे हैं कि 500 मिलियन ईयर्स तक ये जो गोंडवाना हुए ये फ्लरिश किया, इन्होंने थ्राइव किया, फ्लरिश किया, गोंडवाना रहा। लेकिन उस वक्त जब डायनासोर्स वाइप आउट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तब एज ऑफ मैमल्स स्टार्ट हुआ और ये जो लैंडमास था वो सेपरेट कंट्रीज में डिवाइड हो गया और ग्रेजुअली जैसा ग्लोब का शेप हम आज देखते हैं वैसा ही शेप ग्लोब का हो गया, क्योंकि कंट्रीज डिफरेंट हो गए, ड्रिफ्ट हो गए, एक दूसरे से अलग अलग हो गए। और अब ये राइटर बोल रहे हैं कि अगर हम एंटार्क्टिका अब विजिट करते हैं तो ये उसी हिस्ट्री का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा ध्यान आएगा, हमें पता रहेगा कि हम बेसिकली आए कहां से हैं, ठीक है? हमारा हिस्ट्री क्या है, पहले जो हमारा कंट्री था वो एंटार्क्टिका के साथ था और अभी हम इतने ज्यादा दूर हो गए, तो हमें एटलीस्ट हिस्ट्री का पता चलेगा कि हम इसी लैंडमास के पार्ट हुआ करते थे कभी। और अभी राइटर बोल रहे हैं कि एंटार्क्टिका विजिट करना, ये जानना है, इस बात का पता लगाना है कि हम उसी हिस्ट्री के एक पार्ट थे, हम कहां से आ रहे हैं और हम आगे कहां बढ़ रहे हैं, वेयर वी आर हेडिंग टू, ठीक है? तो कहां से आए हम और अब हम फ्यूचर अपना क्या बना रहे हैं, वो पता चलता है एंटार्क्टिका में जाके। और वो बोल रही हैं कि ये जो एंटार्क्टिका का विजिट करना है, ये भी समझना है कि ये जो कॉर्डिलेरन फोल्ड्स हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स जो हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है। और जब हमें समझ में आता है कि 1 मिलियन ईयर्स में इतना बड़ा, इतना सब कुछ हो सकता है, तो वो माइंड बॉगलिंग लगता है, एकदम मतलब शॉकिंग लगता है। अब तुम लोग को बता दूं कि कॉर्डिलेरन फोल्ड्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स का मतलब क्या है। ये देखो, ये हैं कॉर्डिलेरन फोल्ड्स, ये जो एक्सटेंसिव चेन ऑफ माउंटेन्स या माउंटेन रेंजेस होता है, इसे ही बोलते हैं ये कॉर्डिलेरन फोल्ड्स, राइट? और ये है प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, कहां? ये देखो थोड़ा सा लोअर पार्ट, लार्ज एरियाज ऑफ रिलेटिवली लो एलिवेशन, जो बड़े बड़े एरियाज है ना लो एलिवेशन के, उन्हें ये कह रहे हैं क्या है, ये प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, राइट? तो ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कहां से हो रहा है, ये मिलियन ईयर्स के प्रोसेस से ये फॉर्म हुए हैं। तो वहां एंटार्क्टिका में जाके ये हमें पता चलता है कि इनका इंपॉर्टेंस बेसिकली है क्या। सो आई होप ये कॉर्डिलेरन फोल्ड्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स समझ में आ गए होंगे। अभी राइटर बोल रही है कि जस्ट इमेजिन कि इंडिया पुश होके, नॉर्थवर्ड पुश होके एशिया से जाके कहीं अपनी क्रस्ट बकल करता है और हिमालयाज फॉर्म कर देता है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट कर रहा है नॉर्थ अमेरिका की तरफ उससे ज्वाइन होने के लिए, और उसकी वजह से ड्रेक पैसेज बन जाता है। ये देखो ड्रेक पैसेज
बनाया है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो ड्रेक पैसेज फॉर्म कर देता है, जहां कोल्ड सर्कमपोलर करंट बनते हैं, जिसकी वजह से एंटार्क्टिका इतना फ्रिजिड और डेजोलेट हो जाता है और बॉटम ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंच जाता है। तो देखो, जहां इंडिया जब एशिया की तरफ आया तो उसने क्या कर दिया, हिमालयाज फॉर्म कर दिए। जब ये साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट होके गया तो उसने ड्रेक पैसेज फॉर्म कर दिया और उसकी वजह से सर्कमपोलर करंट शुरू हो गया, एंटार्क्टिका फ्रिजिड हो गया, डेजोलेट हो गया, अलोन हो गया और कहां हो गया, वर्ल्ड के एकदम बॉटम पे आ गया, राइट। तो इस तरीके से ये ड्रिफ्टिंग हुई थी, इस तरीके से ये शिफ्ट हुए थे। अब ये बोल रही है कि मेरे जैसे साउथ इंडियन के लिए जो सन की वर्शिप करता है, ऐसी जगह रहना जहां सन नजर ही नहीं आ रहा है, कह रहे ये बहुत ही चिलिंग सा प्रोस्पेक्ट था, सिर्फ सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए ही नहीं, क्योंकि सन नहीं है तो बहुत सारे फंक्शंस एबनॉर्मल हो जाते हैं, बट वो कह रही है इमेजिनेशन में भी, क्योंकि सोचना ही अजीब है कि सन नहीं है यहाँ, क्योंकि ये लोग तो सन की पूजा करते हैं। और फिर वो बोल रही है कि यहाँ एंटार्क्टिका में चलना ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी सी पिंग पोंग बॉल पे चल रहे हैं, जहां ह्यूमन मार्किंग्स डिवॉइड हैं, यानी लैक है, ना तो कहीं ट्रीज हैं, ना बिलबोर्ड्स हैं, ना बिल्डिंग्स हैं, तो कोई अंदाजा ही नहीं लग रहा है कि कहां से आए थे और कहां की तरफ जा रहे हैं। तो कह रही है कि अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव और टाइम यहाँ एकदम खत्म हो जाता है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये डिफरेंट टाइम जोन है, ठीक है। तो ना तो रास्तों का पता चल रहा है, ना तो वक्त का पता चल रहा है। तो कह रही है कि सारे जो अर्थली सेंस है ना, वो वहां जाके खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ जो विजुअल स्केल है वो माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स से लेके बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ ब्लू व्हेल्स तक है। वो क्या बोल रही है कि एंटार्क्टिका मिज और माइट्स से लेके ब्लू व्हेल्स तक है ना, बिगेस्ट एनिमल। तो इतने छोटे छोटे एनिमल से लेके इतने बड़े एनिमल्स तक वहां सब कुछ देखने को मिलता है, और बड़े बड़े आइसबर्ग्स देखने को मिलते हैं। लार्जेस्ट आइसबर्ग रिकॉर्ड किया था जो बेल्जियम के साइज का था। वो बोल रही है इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं ऑस्ट्रल समर लाइट में, और जो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट है ये भरा हुआ है साइलेंस से, चारों तरफ साइलेंस ही है। कभी कभी इस साइलेंस को तोड़ते हैं एवलांच या फिर कार्विंग ऑफ आइस शीट्स। तो वो जब टूटते हैं तो वो जो आवाज आती है वो कभी कभी इस साइलेंस को जो चारों तरफ फैली हुई है उसे ओकेजनली इंटरप्ट करती है, नहीं तो कंप्लीट साइलेंस है यहाँ। और इस साइलेंस में आने से, मींस यहाँ इस कॉन्टिनेंट में आने से वो फोर्स करती है ह्यूमन बीइंग को, जो भी आ रहा है वो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जाने के लिए। और अगर हम यहाँ जाएंगे और जानेंगे तो इसके जो आउटकम है वो बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहा। ये देखो, ये है ऑस्ट्रल समर लाइट, मींस तेज लाइट नहीं है, ठीक है। ये है यहाँ समर लाइट और इसे कहते हैं एवलांच। जो स्नो का जो स्टॉर्म होता है ना, जो स्नो का जो तूफान आता है ना, वो होता है एवलांच। और यहाँ कार्विंग आइस शीट्स मींस ये जो आइस शीट्स हैं ये टूट रहे हैं। ये देखो, ये इतना बड़ा सा आइस शीट टूट रहा है, इसे बोल रहा है वो कार्विंग ऑफ आइस शीट्स। अब ह्यूमन का इंपैक्ट क्या पड़ा है, हमारे डीड्स का इंपैक्ट क्या पड़ा है इस कॉन्टिनेंट पे। वो बोल रहे हैं कि ये जो ह्यूमंस का सिविलाइजेशन है वो इस अर्थ पे जस्ट 12,000 इयर्स पहले से स्टार्ट हुआ है, और अगर जियोलॉजिकल क्लॉक पे देखें फ्यू सेकंड्स पहले स्टार्ट हुआ है। और कह रही है इतने छोटे से टाइम में ह्यूमन बीइंग्स ने पूरा केओस करके रख दिया है इस अर्थ पे, और अपना नाम एनग्रेव कर दिया है, जैसे कि हम नेचर को डोमिनेट कर रहे हैं, विलेजेस बना के, टाउन्स बना के, मेगा सिटीज बना के और डिफरेंट सिटीज बना के। और अब इस प्लैनेट पे जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इस तेजी से बढ़ रहा है ना कि हम बाकी की स्पीसीज के साथ बैटल कर रहे हैं उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए। और ये जो अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, अनमिटिगेटेड मींस जो लेस नहीं किया गया है, जैसा था वैसा ही चल रहा है, उसे रिड्यूस नहीं किया गया है। तो ये जो अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, इसकी वजह से हमने पूरे वर्ल्ड को कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लैंकेट से सराउंड कर दिया है। और यही वजह है कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है, और इसी वजह से क्लाइमेट चेंज हमारी अर्थ पे हॉटली कंटेस्टेड टॉपिक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट्स कंप्लीटली मेल्ट हो जाएंगी, या फिर गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट डिसरप्ट हो जाएगा। क्या है गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट? ये है, ये देखो, ठीक है। क्या ये डिसरप्ट हो जाएगा, और क्या ये इस वर्ल्ड का एंड होगा, जैसा कि हम जानते हैं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों ही तरीके अगर देखे जाएं तो भी एंटार्क्टिका एक क्रूशियल पार्ट प्ले करता है इस डिबेट में। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक अकेली जगह है जहां अभी तक ह्यूमन बीइंग्स रीच नहीं कर पाए हैं, और इस वजह से ये प्लेस प्रिस्टीन है, अनटच्ड है, प्योर है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली
क्योंकि ये होल्ड करती है वो आइस कोर्स जिसकी आइस लेयर्स में 500,000 years ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड हैं। और अब राइटर बोल रही है कि अगर हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो एंटार्क्टिका एक अकेली जगह है। और अब ये जो राइटर हैं ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, जिसकी वजह से ये शक्याल्स्की पे इतने सारे यंग स्टूडेंट्स को लेके गई हैं, वो एग्जैक्टली इसी एम के साथ लेके गई हैं जिससे इन बच्चों को वहां लेके जाया जा सके और उनमें वो न्यू अंडरस्टैंडिंग फॉस्टर हो सके और वो अपने प्लेनेट का रिस्पेक्ट कर सके। ये प्रोग्राम लास्ट 6 इयर्स से कंटिन्यू था, जिसे लीड कर रहे थे जॉफ ग्रीन जो कनाडा से थे, और ये थक चुके थे सेलिब्रिटीज, रिटायर्ड रिच पीपल को या फिर क्यूरियोसिटी सीकर लोगों को एंटार्क्टिका पे ले जाते हुए, क्योंकि वो गिव बैक जो करते थे वो एक लिमिटेड वे में कर पाते थे। एज हो चुकी होती थी ना, तो एक लिमिटेड तरीके से ही वो गिव बैक कर पाएंगे सोसाइटी को। अब ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफर कर रहे थे फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स को, वो भी उस एज में जब वो तैयार थे टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। बेसिकली ये जो हमारा यूथ है यही हमारा एसेट है ना। तो अगर इन्हें एकदम यंग एज में बता दिया जाएगा कि किस तरीके से हमारा प्लैनेट हमारे ही डीड्स की वजह से डिटेरियोरेट हो रहा है, तो और इनके अंदर वो रेस्पेक्ट का थॉट आएगा, तो आगे चल के जो इनका फ्यूचर होगा ये कहीं पॉलिसी मेकर बनेंगे, तो इस तरीके से पॉलिसीज बनाएंगे जो ये कंसर्न होंगे अपने प्लैनेट को लेके। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने लिया था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम स्टार्ट करके, कि यंग जनरेशन को ही उस एज में जब वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जब वो समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से और एक्ट करने के लिए तैयार हैं, तो उसी एज में इन्होंने ये समझा दिया कि हम अपने प्लैनेट के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा पास्ट क्या था और हमारे प्रेजेंट के एक्शन से हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, जिससे वो उसी पे बेस्ड पॉलिसीज बनाए और अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर पाए। ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था, इसके सक्सेसफुल होने का रीजन एक ये था कि ये इम्पॉसिबल है कि साउथ पोल पे जाया जाए और वहां जाके भी देखने के बाद, सब कुछ नोटिस करने के बाद भी कोई अनअफेक्टेड लौट आए। और कह रही है कि अपने कंट्री में बैठ के, यहाँ ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इन्होंने अपनी कंट्रीज के बारे में बात की है कि अपनी कंट्री में बैठ के, अपने घर में बैठ के, कंफर्ट जोन में बैठ के इस तरीके की बातें करना कि ऐसा हो रहा है और वर्ल्ड में इतना ज्यादा हम लोग डिटेरियोरेट कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन हो रहा है, वो इनइफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा असर नहीं करता। बहुत ईजी होता है क्योंकि कंफर्ट जोन में बैठे, ओ ऐसा हो गया, ठीक है, लेकिन जब सामने से हम देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, उससे हम कंसर्न होते हैं। वो बोल रही है कि जब हम सामने से देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, आइस शेल्स कोलैप्स हो रहे हैं, तो हम ये रियलाइज करने लगते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है ये कितना रियल है। ठीक है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सामने से नजर आ रहा है। अब वो बोल रही है कि एंटार्क्टिका, क्योंकि इसका जो इकोसिस्टम है बहुत सिंपल है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा तो है नहीं, लैक है, तो इसलिए बहुत सिंपल है, तो वहां जाके ये समझना बहुत इजी है कि हमारे जो एक्शंस अभी चल रहे हैं उनका जो रेपरकशन होगा, जो उनका रिजल्ट आएगा, वो कितना ज्यादा हार्मफुल होगा। ये देखो, ये पिक है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का, और यहाँ ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, दो उन्होंने अपनी अपनी कंट्री और कंफर्ट जोन की बात की है, तभी भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये जो लैटिट्यूड है ये होता है नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, ये होता है लैटिट्यूड, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड ये होता है ईस्ट एंड वेस्ट, पता तो होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। स्टिल ये फिगर ले आए हम जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये है लैटिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड। दो लेसन में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो कंफर्ट जोन, अपनी कंट्री, अपने घर में बैठे रहने की बात कर रहे हैं। ये है फाइटोप्लैंक्टन जिसकी अभी बात करेंगे, वो इसीलिए बता दिया है पहले, ये है फाइटोप्लैंक्टन। अब वो एग्जांपल बोल रही हैं कि माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन को अगर लेते हैं, फाइटोप्लैंक्टन है क्या, वो जो सी का ग्रास है, ये नरिश करता है, सस्टेन करता है पूरे सदर्न ओशन का फूड चेन, ठीक है, सिंगल सेल्ड प्लांट होते हैं ये, और ये ही बेस होता है वहां के फूड चेन का। तो ये जो सिंगल सेल्ड प्लांट हैं, ये सन की एनर्जी को लेते हैं, उसे एसिमिलेट करते हैं कार्बन में, इसके बाद सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और अल्टीमेटली ये जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। और साइंटिस्ट्स ने वार्न किया है कि जितना ओजोन में डिप्लीशन हो चुका है, अगर उससे ज्यादा डिप्लीशन हुआ तो ये फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज को इफेक्ट करेगा, और इन टर्न वो जो फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज हैं उससे मेराइन एनिमल्स
और बर्ड्स का जो लाइफ है वो इफेक्ट होगा और अल्टीमेटली ग्लोबल कार्बन साइकिल इंपैक्ट होगा। पैराबल मीन्स अ सिंपल स्टोरी। तो अगर हम ये फाइटोप्लैंक्टन की स्टोरी देखें तो यहाँ एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा मेटाफर ये क्रिएट कर रही है। क्या मेटाफर? कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो अगर छोटी छोटी सी चीजों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो बड़ी चीजें अपने आप ही ऑर्गेनाइज्ड होंगी। क्यों? क्योंकि जैसे फाइटोप्लैंक्टन का अगर हम ख्याल रखेंगे तो जो लाइफ ऑफ मराइन एनिमल्स एंड बर्ड्स अपने आप सही चलेगी और ग्लोबल कार्बन साइकिल भी इंपैक्ट नहीं होगी, इफेक्टेड नहीं होगी। दैट्स व्हाई टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस देमसेल्व्स। अब इस लेसन के लास्ट पार्ट में वॉक ऑन द ओशन, उसका वो एक्सपीरियंस बता रही है हमें। तो राइटर बोल रहे हैं कि इनका जो एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस है वो बहुत सारी मैनिफेस्टेशन से भरा हुआ है। जो इन्होंने सोचा था वो पूरा हुआ है, लेकिन ये अपना बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। वो तब की बात है जब एंटार्क्टिक सर्कल पे 65.55 डिग्री साउथ में थी ये। शिकाल्स्की ने किसी तरीके से अपने आप को, एक थिक सा व्हाइट स्ट्रेच ऑफ स्नो था बहुत दूर तक, वहां पे उसने अपने आप को वेज कर लिया। और कहां पे उसने स्टैंड किया, कहां पे वेज किया? बिटवीन पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड। तो क्योंकि वो पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड्स के बीच में स्टक हो गई तो आगे जाना मुश्किल हो गया। तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि ये टर्न अराउंड करेंगे और अब नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि अपना डायरेक्शन बैक करें, उससे पहले इन्होंने इन सब लोगों को, कैप्टन ने इन सब लोगों को इंस्ट्रक्ट किया कि ये क्लाइंब डाउन करें और ओशन पे वॉक करें। और ये जो इस टीम में थे, ये टोटल नंबर ऑफ पीपल थे, क्रू था 52 का। और वो बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को पैक किया गोटेक्स में और ग्लास में। सी यहां देखो, ये जो शिकाल्स्की है ये एंटार्क्टिका पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में ये वेज हो गई है, यहाँ पे फंस गई है। तो इन्होंने सोचा कि टर्न राउंड करते हैं, ठीक है। और ये जो गोटेक्स है, ये जो सूट है ना बेटा, ये है गोटेक्स। और ये जो गॉगल्स है इन्हें हम बोलते हैं ग्लेस, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को इस तरीके से पैक कर लिया था गोटेक्स और ग्लेस में। और कह रही है कि दूर तक सिर्फ आइस ही आइस था, स्नो ही स्नो था, व्हाइटनेस भरी हुई थी। और ये सब लोग वॉक कर रहे थे ओशन के ऊपर। अब ओशन के ऊपर कैसे वॉक कर रहे होंगे ये लोग? फ्रीज हो रखी होगी ना आइस, है ना, तो सॉलिड एक लेयर बन गई होगी, तो उस पे वो वॉक कर रहे थे। वो बोल रही है कि हमारे फीट के नीचे लगभग 1 मीटर थिक आइस पैक था। मैं बोल रही हूँ ना, शीट होगी, फ्रीज हो गई होगी वो आइस, तो वो 1 मीटर थिक था इनके पैरों के नीचे। और उसके आगे ये बोल रही है कि उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर था। 180 मीटर तक सॉल्ट वाटर था जो लिविंग था। लिविंग मींस उसमें लिविंग बीइंग्स थे। और पेरिफेरी की तरफ इन्होंने देखा कि कुछ सील्स थी, क्रेबीटर सील्स थी, जो स्ट्रेच कर रही थी एंड दे वर बास्किंग इन द सन। वो धूप सेक रही थी आराम से, एग्जैक्टली ऐसे जैसे हमारे यहाँ स्ट्रे डॉग्स बानियन ट्री के नीचे आराम से जाके रिलैक्स रहते हैं ना, वैसा ही इसे महसूस हो रहा था कि वो सील्स भी उसी तरीके से स्ट्रेच कर रही थी। तो वो क्या बोल रही है कि लाइफ इंटरकनेक्टेड है, हर चीज कनेक्ट होती है एक दूसरे से। अब वो बोल रही है 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज। और उसके बाद भी ये वंडर्ड है कि किस तरीके से बैलेंस बनाया हुआ है हमारे प्लेनेट में, कितनी खूबसूरती से बैलेंस बना हुआ है, कितनी अच्छी तरीके से इंटरकनेक्टेड है लाइफ इतनी दूर तक के रीजन में। और अब वो बोल रही है कि क्या होगा अगर एंटार्क्टिका फिर से उतनी ही वार्म प्लेस बन जाए जितनी वो पहले थी, और क्या हम जिंदा रहेंगे, क्या हम एग्जिस्ट करेंगे ह्यूमन बीइंग्स उसे देखने के लिए, या हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे एग्जैक्टली जैसे डायनासोर्स, वूली मेमथ या राइनोस एक्सटिंक्ट हो गए। और कह रही है किससे ही पूछें, कौन ही बता सकता है। लेकिन वो बोल रही है कि 2 हफ्ते बंच ऑफ टीनेजर्स के साथ गुजारने के बाद वो टीनेजर्स जिनमें अभी भी आइडियलिज्म है इस प्लैनेट को बचाने का, सिर्फ मैं इतना कह सकती हूँ कि अ लॉट कैन हैपन अ मिलियन ऑफ इयर्स दैट शी हैज ऑलरेडी टोल्ड। लेकिन एक दिन क्या डिफरेंस देता है, यहां वो क्या कहना चाह रही है लास्ट में कि ये एक दिन यानी ये कुछ हफ्ते जितने दिन वो उन बच्चों के साथ वहां रही है, क्या वो डिफरेंस कर देगा? एग्जैक्टली कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो टीनेजर्स हैं, ये यूथ है, ये एसेट हैं, ये पॉलिसी बनाएंगे और अल्टीमेटली ये इस प्लैनेट को बचाएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस व्हाट अ डे मेक्स। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इलॉबरेट में जो मैसेज ये लेसन दे रहा है, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंपैक्ट। ठीक है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रही है और ह्यूमंस का क्या इंपैक्ट है, ह्यूमन की एक्टिविटीज किस तरीके से डिटेरियोरेट कर रही है हमारे इस प्लैनेट को। फिर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की जरूरत है, वार्निंग दे रहा है ये एंटार्क्टिका कि किस तरीके से हमें कंजर्व करना चाहिए नेचर। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ, किस तरीके से फाइटोप्लैंक्टन
पूरे ग्लोबल कार्बन साइकिल को इम्पैक्ट करेंगे। पता चलता है कि इतनी छोटी सी चीज है लेकिन इंटरकनेक्टेड है ये। और जियोलॉजिकल हिस्ट्री और टाइम टैक्टाइल है। एंटार्क्टिका में जाके ये पता चलता है कि ये जो हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री है या टाइम है, ये टैक्टाइल है। एजुकेशन एंड यूथ का भी ये मैसेज देती है कि किस तरीके से यूथ को एडुकेट किया जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर एनवायरमेंटल गार्जियन होंगे, गार्ड्स होंगे। ऑब्वियसली एक्सप्लोरेशन और वंडर तो है ही इस लेसन में कि किस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपीडिशन शेयर किया है हम लोगों से, और एसेंस में उन्होंने बताया है कि ये जो जर्नी है ये फिजिकल ट्रिप के साथ मेंटल अवेकनिंग है हमारे प्लैनेट की प्रोफाउंड हिस्ट्री और अर्जेंट एनवायरमेंटल क्राइसिस को लेके, और जो अच्छी तरह तभी समझी जा सकती है जब हमारा फेस टू फेस या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो और हम वहां जाएं और इसे समझें। So this is how we have come to the end of explanation of this lesson. If this video has helped you in comprehending the lesson, please share it with other students who are in need. And don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up with explanation of the next lesson. Till then, keep learning, keep studying. Thank you. Grateful.